आज की इस खास चर्चा में स्वागत है दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पे निकलने वाले हैं, जहां हम प्राचीन पूर्वी दर्शन और आधुनिक पश्चिमी मनोविज्ञान के बीच एक पुल बनाएंगे। हमारा मकसद उस अजीब और हैरत अंगीज चीज़ को समझना है जिसे हम मानव मन कहते हैं, और ख़ास तौर पर उन सपनों को जो हर रात हमारी समझ से परे एक अलग ही दुनिया खड़ी कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से आज के इस सफर का रास्ता देख लेते हैं। हम इन 6 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, मानव जीवन के 2 पहलू, फिर चेतना पर प्राचीन ज्ञान, उसके बाद मन का हिमखंड यानी आइसबर्ग, सपनों का मनोविज्ञान, विकासवाद और हमारी मूल प्रवृत्तियां, और आखिर में देखेंगे सच्ची मुक्ति का मार्ग। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मानव जीवन के 2 पहलू। सच कहूं तो हमारी ये पूरी यात्रा एक बहुत ही बुनियादी पर हैरान करने वाले सच से शुरू होती है। इंसान होने के नाते हम दरअसल 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में जीते हैं। एक वो दुनिया है जिसे हम सुबह उठकर खुली आंखों से देखते हैं, और दूसरी वो जो आंखें बंद होते ही शुरू हो जाती है। अब इस अंतर को ही ले लीजिए। दिन के समय जब हम जाग रहे होते हैं तो एकदम सभ्य होते हैं ना, हम समाज के सख्त नियमों और तर्कों के हिसाब से चलते हैं। एक तरह से हम बंधे हुए हैं। पर रात होते ही सब बदल जाता है। सपनों की दुनिया में प्रवेश करते ही भौतिकी, समय, नियम सब गायब। वहां कोई सीमा नहीं है, बस हमारी आदि मानव वाली मूल प्रवृत्तियों हावी हो जाती हैं। बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, चेतना पर प्राचीन ज्ञान। वैसे एक बात बताऊं, ये जो दोहरा जीवन हम जी रहे हैं, ये कोई नए जमाने की खोज नहीं है। हजारों साल पहले प्राचीन उपनिषदों के ऋषियों ने इस पैटर्न को पकड़ लिया था। और सिर्फ पकड़ा ही नहीं, उन्होंने चेतना का एक इतना सटीक नक्शा तैयार किया था कि आज भी देखकर हैरानी होती है। उन ऋषियों ने इस चेतना को 4 हिस्सों में बांटा। यहाँ देखिए, सबसे पहले है वैश्वानर, जो हमारी जागने वाली बाहरी दुनिया की अवस्था है। फिर आता है तेजस, यानी वो हमारी सपनों की अंदरूनी दुनिया। उसके और नीचे जाएंगे तो मिलेगा प्राज्ञ, ये वो गहरी नींद है जहाँ कोई सपना नहीं होता, बस एकदम सन्नाटा और शांति होती है। और इन सबके आधार में सबसे नीचे है तुरीय, ये वो शुद्ध चेतना है जो बस चुपचाप इन तीनों अवस्थाओं को देखती रहती है, एक साक्षी की तरह। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, मन का हिमखंड। चलिए समय के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आधुनिक युग में आते हैं। सिगमंड फ्रॉयड जैसे दिग्गज मनोवैज्ञानिकों ने इन्हीं परतों को समझाने के लिए अपना एक अलग ही ढांचा बनाया। बात वही है, बस नजरिया आधुनिक है। ये चार्ट देखिए, बहुत ही मजेदार है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि हमारा ये जो सभ्य, तार्किक और समझदार चेतन मन है ना, वो दरअसल दिमाग का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। सिर्फ और सिर्फ 10%। बचा हुआ 90% एक विशाल छिपी हुई जैविक वास्तविकता है, हमारा अचेतन मन। बिल्कुल समंदर में छिपे एक आइसबर्ग की तरह, जिसका असली आकार पानी के नीचे होता है। तो आखिर इस 90% हिस्से में है क्या? ये बिल्कुल एक अंधेरे तहखाने जैसा है। यहाँ बस वो बातें नहीं होती जिन्हें हम समाज के डर से दबा देते हैं, बल्कि इसमें पिछले लाखों सालों की विकास यात्रा का डेटा भरा पड़ा है। हमारे पूर्वजों का डर, जंगल में बचने के तरीके और वही प्राचीन जंगली प्रवृत्तियां सब यहीं जमा हैं। ये पूरा का पूरा जीवित रहने का एक बैकअप है। चौथा हिस्सा, सपनों का मनोविज्ञान। मन का ये जो छिपा हुआ तहखाना है ना, यही सीधा जुड़ा है हमारी उस दूसरी दुनिया से, उस सपनों की दुनिया से, जहां हम हर रात सोते वक्त पहुंच जाते हैं। तो सोचिए, जब हमारा चेतन मन सो जाता है और दिन भर का पहरा हट जाता है, तो एक सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि भाई आखिर हम सपने देखते क्यों हैं? वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अचानक से इतनी साफ और अजीबोगरीब कहानियों को हमारे दिमाग के पर्दे पर चलाने लगती है? मनोविज्ञान इसका जवाब देता है इच्छा पूर्ति से। देखिए, जो चीजें दिन के उजाले में तर्क, सामाजिक डर या नैतिकता की वजह से पूरी नहीं हो सकती, हमारा दिमाग उन्हें छोड़ता नहीं है। वो उन दबाई हुई इच्छाओं को रात के अंधेरे में सपनों के एक नाटक के जरिए पूरा करने की कोशिश करता है, ताकि एक प्रतीकात्मक संतुष्टि मिल सके। और सिर्फ यही नहीं, ये सपने एक बहुत ही जरूरी मानसिक सफाई का भी काम करते हैं। इसे दिमाग का सेफ्टी वॉल्व समझ लीजिए। दिन भर में जितना भी तनाव या दबाव जमा होता है, जो हम किसी से कह नहीं पाते, मन उस दबाव को सपनों के रास्ते निकाल फेंकता है। अगर ये वॉल्व ना होना तो हमारा मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाए। अब एक मजे की बात देखिए, क्योंकि दिमाग का ये हिस्सा भाषा और बोलचाल की विकास से भी बहुत पुराना है, तो ये शब्दों में बात नहीं करता, ये सिर्फ प्रतीकों में बात करता है।
जैसे अगर सपने में आसमान में उड़ रहे हैं तो वो आज़ादी पाने की इच्छा का प्रतीक हो सकता है, और वहीं अगर अचानक ऊंचाई से गिरने लगते हैं तो वो हमारे किसी गहरी असुरक्षा या डर का इशारा है। मतलब हमारा हर सपना एक गुप्त संदेश की तरह है। आते हैं 5वें हिस्से पर, विकासवाद और मूल प्रवृत्तियां। जब हम सपनों के इन गुप्त संदेशों को सुलझाना शुरू करते हैं ना, तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। जो सच्चाई निकलकर सामने आती है वो हमारी इस रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं ज्यादा पुरानी और, सच कहूं तो, थोड़ी जंगली होती है। दरअसल हर इंसान के अंदर एक खामोश और गहरा युद्ध चल रहा है। हमारी जो आधुनिक संस्कृति है वो कहती है कि शांत रहो, अच्छे से पेश आओ, नैतिकता का पालन करो, पर ध्यान दीजिए, उस दिमागी आइसबर्ग का वो बड़ा हिस्सा, वो 90% हिस्सा आज भी जंगल के उसूलों पर जिंदा है। वो अभी भी बस अस्तित्व की लड़ाई और डर के आधार पर ही काम कर रहा है। तो होता क्या है कि जब इन जंगल वाली आदिम प्रवृत्तियों को हम लगातार तहखाने में दबाते रहते हैं और इन्हें व्यक्त होने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तो ये गायब नहीं होती। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही मानता है कि ये दबी हुई ऊर्जा अक्सर अचानक होने वाले दर्द या मनोदैहिक बीमारियों के रूप में सीधे हमारे शरीर पर वार करती है। ये उस अनसुलझे तनाव का ही नतीजा है। आखिरी और छठे बिंदु पर चलते हैं, सच्ची मुक्ति का मार्ग। अब तक हमने उपनिषदों का नक्शा देखा और आधुनिक मनोविज्ञान का हिसाब समझा। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो मानसिक आज़ादी का एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा रास्ता सामने आता है। एक सच्चे आत्मज्ञान के लिए सबसे पहला कदम है पाखंड छोड़ना। हमें मान लेना चाहिए कि हाँ, हमारे अंदर भी एक आदिमानव छिपा है। दूसरा कदम है अवलोकन करना, बिना किसी डर या अपराध बोध के अपने दैनिक कार्यों और रात के सपनों को बस दूर से देखना और उनके संदेश पढ़ना। और तीसरा, उस कच्ची जैविक ऊर्जा को तहखाने में दबाने के बजाय किसी सकारात्मक और रचनात्मक काम में लगाना, उसे अपनी ताकत बनाना। इसीलिए तो एक बहुत मशहूर कथन है, केवल अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करके ही कोई प्रकाश की ओर बढ़ सकता है। सच्चाई यही है दोस्तों, मन के इस छिपे हुए अंधेरे को, इस जंगली स्वभाव को समझना ही इकलौता तरीका है जिससे मनुष्य वाकई में सभ्य हो सकता है और सच्ची आज़ादी पा सकता है। तो आखिर में अपने आप से बस एक सवाल पूछिए, क्या हम अपने भीतर छिपे उस जंगल का सामना करने के लिए तैयार हैं, जो दरअसल हमें पूरी तरह से एक इंसान बनाता है?